आप सभी का स्वागत है सक्षम रोगा सोसाइटी का आजकल के इस डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन के सेशन में। जैसा कि आप डिजिटली सेल्फ डिसिप्लिन से समझ ही रहे होंगे कि हर चीज डिजिटल है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कई ऐप्स है, और जितने ऐप्स है उतने डिस्ट्रक्शन भी है। सोशल मीडिया के ऐप्स इतने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब हो गया, और नई नई टेक्नोलॉजीज हो गई जिसे आप यूज करते हैं, ये जितने ऐप्स आप यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है बजाय उसके एक बेनिफिशियल के। तो हम उस अपने आप को कैसे रेगुलेट करें या एनवायरमेंट को कैसा अच्छा करें, उसको देखते हुए हमने सेशन रखा है। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेनिफिट्स बता देना चाहूंगा सेशन के जो होने वाले हैं, जो आप समझने वाले हैं। पहला कि आप अपने इस डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना सीखेंगे इस सेशन से, और अपने टाइम को भी मैनेज करना सीखेंगे। जो आपका कई जो वक्त है वो ऐसे वेस्ट हो जाता है। अब हम ये भी सीखेंगे कि अपने इस टाइम को, जो स्क्रीन टाइम है आपका, उसे रिड्यूस कैसे करें, ताकि उससे आपकी हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाए। हम अपने कनेक्शन को स्ट्रांगर बनाने की बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट में रहकर लोगों से इंटरेक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि डिजिटली आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कैसे आप पॉजिटिव कुछ डिजिटल आप हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं इस सेशन को देखते हुए। और हम टेक्नोलॉजी को खुद पे हावी होने के बजाय हम कोशिश करेंगे समझने की और जानने की, कैसे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल पाए, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके हम अपनी लिटरेसी, जो डिजिटल लिटरेसी, उसे बढ़ा पाए। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मनीषा से कि वो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन और प्रेजेंट का इंट्रोडक्शन करें। ओवर टू यू मनीषा। Good evening, everyone. Today's topic is Jan Anwar. Jan Anwar is a filmmaker and creator, a digital media expert. Jan has been involved in various film sketchup and web series. As a social media content creator, he has more than 1.6 lakh followers on social media, where he contact regular with his audience. As a creator, he was been able to forget, never contact original requests, etc. Miss Jyotika Kalra is a advocate on record Supreme Court of India. She was a member of National Human Rights Communication. He is the president of Saksham Rozgar Society, and he communicate to the cause of knowledge and skill development of youth. Thank you, Manisha, for the introduction. I'd like to request our president to start the session. जी, welcome Zain to this session of Saksham Rozgar Society. Thank you. And you might find कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा नेव था, बट वो हमारे जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम सबको ऐसा एक एक करके मौका देते हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म की तरह आप माने, एक ट्रेनिंग की तरह माने। और जैन का परिचय में जैसे बताया गया कि 1.5 लाख फॉलोअर्स जैन के हैं, और एक अवार्ड विनिंग फिल्म के डायरेक्टर आप हैं, और बहुत कुछ है। मैं उस सब में तो अभी नहीं उस सब चीजों का जिक्र कर रही, पर क्यों हम सक्षम रोजगार सोसाइटी में हमें लगा कि हमें इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए और एक एक्सपर्ट से जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आमने सामने हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा देखते हैं कि बच्चों के हाथ में फोन है, बच्चों की मम्मियों के हाथ में फोन है, बच्चों की दादियों के हाथ में फोन है, और वो दादा के हाथ में फोन है, पिता के हाथ में फोन है, और लड़की या लड़के के हाथ में फोन है। फोन मतलब उस फोन पे कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कुछ इस तरह की कोई ऐप है जिसपे वो देखे जा रहे हैं। और सबको वो करना आता है, हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब, एंड आई मीन वो सब चीजें चलती रहती हैं। तो वो एक बात है, मतलब बहुत समय हमारा डिजिटल उस पे जाता है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ इंसाइट्स चाहते हैं, और हम प्राइमरली ये चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे टॉपिक भी हमने दिया कि हम अपनी उस डिजिटल जो सब कुछ है उसको किस तरह से हम खुद से कंट्रोल करें, ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और डिजिटल मीडिया का सदुपयोग कर सके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए।
तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि डिजिटल मीडिया आखिर कहते किसको है? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बात करते हुए। जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं आप लोगों से मिलूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम डिजिटल मीडिया को इतने लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहले तो एक ज्योतिका जी ने बोला कि ये हमारे समाज की एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम दूर नहीं भाग सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पीछे नहीं छोड़ सकते, इसके बारे में डिस्कस ना करना ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इसके ऊपर कोई डिस्कशन बिठाया और उसके ऊपर बात करी। सबसे पहले तो मैं एक बार सेट करता चलूं कि डिजिटल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया क्या है। मीडिया इन जनरल हर उस चीज को बोलते हैं जहां से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। डिजिटल मीडिया वो फॉर्म ऑफ मीडिया हुआ जहां पर आप डिजिटल सोर्सेस को इस्तेमाल करके लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी के अंदर कई अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं। हम वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप से लेकर किसी भी न्यूज़पेपर का ई वर्जन, डिजिटल वर्जन पढ़ना, ये सब डिजिटल मीडिया के अंदर आता है। इसके अंदर हमारी ओटीटी की फिल्में आती हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब पे जो फिल्में देखते हैं वो डिजिटल मीडिया के अंदर आती हैं। हम लोग जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट चलाते हैं वो डिजिटल मीडिया के अंदर आता है। अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हम लोग एक्सेस करते हैं, विकीपीडिया हो गया या याहू हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब भी डिजिटल मीडिया के अंदर आता है। और इनकी अलग अलग श्रेणियां बन जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ओटीटी एक ऐसी श्रेणी है जिसको हम कहते हैं ओवर द टॉप, जहां पर हम फिल्में एक्सेस करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मिर्जापुर देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। एक तो हो गया वो एस्पेक्ट। एक होता है सोशल मीडिया जहां पर आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, ये सब हो गया। और ऑफ कोर्स उसके अंदर आते हैं बहुत सा हमारी वेबसाइट्स, इसके अंदर कुछ ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट्स भी होती हैं। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जिसे हम पूरा वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ये हमारे चारों तरफ है। हम कैब लेने से लेकर आजकल तो सब्जी लेने तक हर चीज डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं। चाहे हम लाइक आई सेड कि हम कहीं से बाहर से कुछ सामान मंगा रहे हो, हम किसी से बात करना चाह रहे हो, डिजिटल मीडिया हमारी जिंदगी की असलियत नहीं बल्कि हम बहुत हद तक, या ऐसा अगर मैं बोल सकूं कि हम पूरी तरीके से डिजिटल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैब लेना हो, किसी से बात करना हो, किसी को कुछ भेजना हो, किसी को कुछ दिखाना हो, हर चीज हम डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया एक छोटा सा एस्पेक्ट है। ये पूरा पूरा ओवरव्यू है, पूरी पूरी दुनिया है डिजिटल मीडिया की, जिससे ना तो हम दूर रह सकते हैं बल्कि आजकल की मॉडर्न जिंदगी उसके बिना अधूरी है। चाहे वो हमारे सोशलाइजिंग की नीड्स हो, हमारी प्रोफेशनल नीड्स हो, या हमारी आम तौर पे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी की नीड्स हो। और देन कन्वेंशनल मीडिया जो कहा जाता है, जो हम जी मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जी। आज से कुछ 10 साल पहले बात करते थे, तो वो क्या है और वो कैसे इस डिजिटल मीडिया से फर्क है? अब बहुत मास मीडिया जब हम पहले बात करते थे तो हम बात करते थे रेडियो की, टेलीविजन की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की, नाटकों की, नुक्कड़ नाटकों की, ये सब तरीके से जिससे आप एक मैसेज जनता तक पहुंचा सकें। चाहे वो मैसेज कोई न्यूज़ हो, कोई खबर हो, कोई एंटरटेनमेंट का साधन हो, हर वो चीज़ जो हम पुराने पिछले कुछ सालों में एक्सेस करते थे वो कन्वेंशनल मीडिया का हमारा हिस्सा हो जाती थी। हालांकि आज का जो दौर आ गया है वहाँ कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल चुकी है। मान के चलते हैं मसलन आज तक जैसा एक न्यूज़ चैनल है जो कि एक कन्वेंशनल न्यूज़ चैनल है, जो कि सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडकास्ट होता है, हम लोग अपने अपने टीवी पर कन्वेंशनल मेथड से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही चैनल आज बहुत से लोग यूट्यूब पर एक्सेस करते हैं जहां पर वो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, उसके अलग अलग चैनल्स होते हैं, एक बार में 5-6 चीजें आती हैं। सिमिलरली अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने, या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स देखा हम लोगों ने, आमतौर पर आप उसको टीवी पे देखते हैं लेकिन अब उनका डिजिटल प्रसारण भी हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो आज के दिनों में, आज की दुनिया में और आने वाले कुछ अगले सालों में और दशकों में कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर फर्क बहुत कम रह जाता है। आज हम कन्वेंशनल मीडिया उसे ही डिफाइन करते हैं जिसे हम बिना डिजिटल एक्सेस के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम रेडियो कह लें, या हम न्यूज़पेपर कह लें, मैगजीन्स कह लें, किताबें कह लें, या फेस टू फेस कम्युनिकेशंस कह लें, मास गैदरिंग इवेंट्स वगैरह कह लें। इनके अलावा कन्वेंशनल मीडिया का जो ओवरऑल सेटअप है वो बहुत श्रिंक, बहुत छोटा होता चला गया है।
भाई मैं एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि हम इन अ वे जो हम टीवी पे देखते हैं वो भी हम इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। बहुत सी जगहों पर अब DTH जो हम पहले कहते थे, टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह, उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। टेलीविजन पर भी अब बहुत सी एप्स आती हैं जिनके थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी डिजिटल मीडिया ही हो जाता है। तो आज के टाइम पर डिजिटल और कन्वेंशनल के बीच में फ़र्क बहुत कम रह गया है। कन्वेंशनल मीडिया अब सिर्फ ब्रॉडकास्ट जो हम टेलीविजन पर देखते हैं, या फिर न्यूज़पेपर, इवेंट्स, सेमिनार्स जो हम फिजिकली अटेंड करते हैं, उन्हीं को कन्वेंशनल मीडिया अब कहा जा सकता है। और जैन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है, तो ये ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी, अखबार, रेडियो से किस तरह से हम इम्पैक्टेड होते हैं, और ये डिजिटल मीडिया जो हमारे हाथ में फोन है, जो यूट्यूब है, जो एक्सेस हमारा इतना वाइड है, इसका असर कैसे हमारी इमोशनल क्वोशंट पे, मतलब हमारी सोचने समझने पे इसका असर कैसे पड़ता है? देखिए, इसको दो तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ कि कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में जो एक बहुत मेजर फर्क आता है, वो ये है कि कन्वेंशनल मीडिया में आपके पास माध्यम नहीं होता अपनी बात सामने वाले से रखने का, और डिजिटल मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पर आपको ये माध्यम मिल जाता है। सो अगर मैं मानता हूं कि कोई न्यूज़ आ रही है जो आप आज तक पे टीवी पर देख रहे हैं, या आप एबीपी न्यूज़ या जो भी चैनल आप देखते हो उसको आप टीवी पर देख रहे हैं, और उसी के मुकाबले अगर वही न्यूज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन होता है। आप अपने दिल की बात या दिल की भड़ास या आपके मन में जो कोई सवाल है वो आप सामने रख सकते हैं, वेरएज कन्वेंशनल मीडिया में वो चीज़ नहीं होती। एक तो मुझे लगता है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपको लगता है कि यार ये बात एंकर ने सही नहीं बोली, या इस बात पे मेरी ये टिप्पणी है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, वो आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमें थोड़ा सा डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को समझने के लिए एक शब्द समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक कॉम्प्लेक्स साइंस है जो कि आपको वो दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं या आपके आसपास के लोग देख रहे हैं। मान लीजिए आप, आपके जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, आपके जो मोबाइल पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो एक तरीके की न्यूज़ देख रहे हैं, एक टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, तो आपको उस टॉपिक की चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। इससे हमारा इमोशनल क्वेश्चन कैसे इंपैक्ट होता है? एक नई चेतना डेवलप होती है। हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, और इन अ वे एक बहुत ही कस्टमाइज, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। मान लीजिए अगर मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे डिजिटल मीडिया पर क्रिकेट से रिलेटेड खबरें ज़्यादा आएंगी और टेनिस से रिलेटेड खबरें कम आएंगी। और ये जो मेरा एक्सेस है, ये मेरा एल्गोरिदम डिफाइन करता है, उसके ज़रिए बन जाता है। कन्वेंशनल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। जो अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया छपता है, मेरे पास भी वही आता है, मेरे पड़ोसी के पास भी वही आता है, मेरे सेक्टर में, मेरे सोसाइटी में 20 लोगों के पास वही अखबार आता है। लेकिन मेरे इंटरनेट पर जो मेरे पास चीज़ें आती हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो मेरे पास चीज़ें आती हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेरे लिए कस्टमाइज्ड होती हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप जूते खरीदना चाहते हैं, आपने एक दफ़ा डिजिटल मीडिया पे सर्च करा कि मुझे फलाने जूते चाहिए। उसके कुछ वक्त बाद तक आपने नोटिस करा हो कि आपको जूतों के ऐड आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से जूतों के ऐड आते रहते हैं, उनके वीडियोस आते रहते हैं, उनकी फोटोज आती रहती हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से आपके इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपकी बात सुन के, जो मैंने जिससे अपनी बात शुरू भी की थी, कि 8-10 साल का बच्चा और एक कैटेगरी, एक यूथ हो जाता है जो कि 18 साल से 28 साल या 30 साल के जो युवा है, फिर 40-45 साल तक के, या उसके बाद 45-50 साल से ऊपर भी जो महिलाएं हैं या पुरुष भी, तो मैं ऐसा ऑब्जर्व करती हूँ कि उनकी एक होड़ सी लगी हुई है उनको कुछ ना कुछ पोस्ट करने की। मतलब आप यहाँ से उठकर वहां तक चल कर गए तो उसकी वीडियो बना के, रील बना के पोस्ट करी। आपने एक मछली को वो डाला कुछ खाना तो उसकी रील बना के पोस्ट करी। कोई पक्षी देख लिया उसकी, मतलब जैसे एक, मतलब समझ से परे है कि क्या मकसद लेके लोग ऐसा पोस्ट करते हैं। और जो इसी के साथ मैं अपना जो दूसरा सवाल जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि क्योंकि अपनी, फिर उनको लगता है कि हमारी रील्स के ऊपर लाइक आए, कमेंट्स आए, अप्रिशिएट किया जाए,
तो उसके चलते या उस मजबूरी के चलते वो काफी सारे और लोगों की पोस्ट को लाइक करते होंगे, मतलब यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, समथिंग लाइक दैट। तो उस जो सिचुएशन है, मतलब हम में से बहुत से लोग जो अगर जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसी दौर से गुजरते होंगे, तो उसके बारे में आप, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है कि डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन, जी तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए? क्या उसमें आपकी सलाह है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक कॉन्टेक्स्ट से सेट करना चाहता हूँ कि हमने बात करी थी डिजिटल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया की, जिसमें जी। डिजिटल मीडिया में जो हमें कुछ चीज़ें एडवांटेज दिखती हैं, वो एक तो ये है कि आप उसे हर समय एक्सेस कर सकते हैं। आपको 9 बजे उठकर तैयार होकर कौन बनेगा करोड़पति नहीं देखना, आप वो कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने टीवी हमारे बचपन में देखा, आप उसे कहीं भी देख सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि कन्वेंशनल मीडिया के विपरीत डिजिटल मीडिया में आप अपनी बात रख सकते हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। और यही 3 चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं इसकी डाउनफॉल, इसकी जो खराब चीज़ें वो भी यही हैं कि आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रात के 2 बजे हों, चाहे सवेरे के 3 बजे हों या दोपहर के 1 बजे हों, आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप अपनी उसमें बात रख सकते हैं, तो आप अपनी उसमें कोई भी बात रख सकते हैं। आप उसमें अपनी सही बात भी रख सकते हैं, अपनी गलत बात भी रख सकते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप किसी को गाली भी दे सकते हैं। सो एक तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वैलिडेशन जरूर होता है कि हम दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम अच्छे कपड़े भी इसीलिए पहनना चाहते हैं कि जो सामने वाला हमें देखे वो हमसे थोड़ा इम्प्रेस हो, हमसे थोड़ा मुतासिर होगी कि यार ये आदमी बड़ा अच्छा दिख रहा है, या ये बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ी अच्छी बात बोल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इन जनरल दूसरों को इम्प्रेस करने की या दूसरों की नज़र में बेहतर होने की एक अंदर इंटरनली मुझे लगता है बहुत ही बेसिक ह्यूमन नीड हो जाती है कि आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, ताकि आप समाज की नज़रों में, अपने दोस्तों की, अपने पीयर्स की नज़रों में अच्छे दिख सकें। अब क्योंकि आजकल हमारी इंटरेक्शन ज़्यादातर डिजिटल ही हो गई है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक बहुत ज़्यादा नीड आती है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का रेगुलरली इंटरनेट पे डालते रहें, दिखाते रहें, ताकि आपको वैलिडेशन वो वो सब कुछ मिल सके। अगर मैं कहीं मान लीजिए मैं बाहर, आप लोगों ने देखा होगा कि आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि तब तक मेरा घूमना पूरा नहीं हुआ जब तक मैं एक फ़ोटो ना डाल दूँ। मैं ये ना बता दूं 4 लोगों को कि जी मैं फलानी जगह गया, या मैंने एक यहाँ गई, मैंने ये खाया, मैं ऐसा घूमा, मैंने ये देखा। और ये सब कहीं ना कहीं हमारी वैलिडेशन की नीड से ही आता है। और उसमें सोने पे सुहागा ये भी है हमारे साथ कि हिंदुस्तान में वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पर डेटा इतना ज्यादा एक्सेसिबल है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 78% भारतीय जो पॉपुलेशन है उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उनके मोबाइल फोन्स पर, उनके घरों पर। तो आपके पास वो सुविधा भी है कि आप अपनी बात को आगे रख सके, लोगों को दिखा सके अपनी जिंदगी। तो मुझे लगता है इन दोनों फैक्टर्स को मिक्स करके कि एक तो आपके पास तो सुविधा है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी जिंदगी को आगे रख सकते हैं, और दूसरी चीज वो एक इनहेरेंट नीड भी है। लेकिन जो मैम आपने कहा भी कि वो अंकुश कहाँ पर लगाया जाए, कैसे हम डिसाइड करें कि ये हमें नहीं दिखाना है, ये हमें दिखाना है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग ऐसे जो अपनी डेली दिनचर्या दिखाते हैं कि मैं इस समय उठा, मैंने अब नाश्ता करा, मैं अब यहाँ गया, मैं अब वहाँ गया। तो ये कुछ हद तक मैं वही समझता हूँ कि यहाँ पर ही एक्चुअल सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ जाती है कि हम बहुत ही इंडिविजुअल तौर पर तय करें कि ये चीज़ हम इंटरनेट पे डालना चाहते हैं, ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं और ये नहीं दिखाना चाहते। और उसकी वजह मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि इंटरनेट एक एक ऐसी दुनिया है जहां पर लाइक आई सेड सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है। एक दफा जब आपने अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट या कोई एक चीज आपने पब्लिक फोरम पे डाल दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे इस पे आपने गंदे कमेंट क्यों करे, अरे इस पे आप मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हैं, अरे इस पे आप मेरी मेरी बात जो मुझसे गलत निकल गई उस पे आप बुरा क्यों मान रहे हैं। जब भी कोई बात आप दुनिया के सामने रखते हैं, तो आप उस पे ये नहीं कह सकते कि अरे इस पे कोई जवाब ना दे। सो मुझे लगता है वहां पर ही सेल्फ डिसिप्लिन अंकुश की जरूरत हो जाती है कि हम खुद डिफाइन करें कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें अपनी जिंदगी का क्या एस्पेक्ट डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। और जैन, ये जो स्क्रीन टाइम का कॉन्सेप्ट है,
जी उसको एक तो कहाँ से हम देख सकते हैं कि आज मैंने कितना देखा, स्क्रीन पे कितना समय लगाया, और वो अमूमन कितना किस समय के बियॉन्ड स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को डिमोनाइज भी करा है। जहाँ हमें लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर समय बिता रहे हैं तो वो समय बर्बाद ही हो रहा है। डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत सी ऐसी भी चीजें निकल कर आती जो आपकी जिंदगी में, आपकी नॉलेज पे, आपकी उस पे इजाफा करती हैं। मान लीजिए अगर आप विकिपीडिया जैसी वेबसाइट पर हैं, आप उसे आधा घंटा पढ़ रहे हैं और या 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज पे, जो आप कुछ पढ़ना चाहते हैं उसमें इजाफा कर रहा है। वही उसकी कंपैरिजन में अगर आप वो आधा घंटा मान लीजिए लोगों की फोटोज देखने में बिता देते हैं, कोई कोई विदेश गया हुआ है, कोई फलानी जगह गया है, कोई वहां जगह गया हुआ है, तो आपके आपके ऊपर साइकोलॉजिकली खराब असर भी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन टाइम देखने के बहुत सी एप्स आ गई हैं, बहुत से फोन ऐसे भी हैं जिनमें इनबिल्ट ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको बता देती है कि आपने किस ऐप पर कितना ज्यादा समय बिताया। और अब बहुत सी एप्स ऐसी भी आ गई हैं जो आपको एक्चुअली स्क्रीन लॉक कर देती हैं। सो अगर आपने एक दिन में, मान लीजिए आपने अपनी लिमिट सेट कर ली है कि साहब मैं 1.5 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं देखूंगा, तो 1.5 घंटे के बाद वो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देगी। ओके। आप वो ऐप एक्सेस नहीं कर सकते। बट मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आप ये एक ऐसी चीज है जिसको आप उस जोन में अगर देखें कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, तो आप ऐसी चीजें एक्सेस करें जिससे आपकी नॉलेज बेस बढ़ सके। बहुत से बड़े बड़े टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब ऑनलाइन आ गए हैं, जो आईएएस से लेकर फिजिक्स से लेकर हर चीज की कोचिंग दे रहे हैं। अगर आप उस पर टाइम बिता रहे हैं तो आई एम श्योर आप 2-3 घंटे, जितना आपकी आंखें, आपका डेटा सपोर्ट कर सके उतना कीजिए। लेकिन थोड़ा सा हमें जो डाउन साइड्स है, जो कंटेंट है, और कंटेंट लाइक ऐसे वो डेमोक्रेटाइज हो गया, उसमें कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली हम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो स्क्रीन टाइम मैं तो कहूँगा अपना अपना खुद डिफाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा हेल्दी बैलेंस रख सकें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर और एंटरटेनमेंट पर। और देन एक जो अमूमन जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो मतलब माइनर्स हैं, अभी 18 साल से कम उम्र वाले और 8 साल से ऊपर, तो वो पढ़ाई में ध्यान दें या फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दें? मतलब ज्यादातर, और माएँ भी जैसे अपना फोन पकड़ा देती हैं बच्चों को, जी उसको उसको मतलब वो भी मुझे लगता है एक चैलेंज है। तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या करना चाहिए उसके लिए हमको? देखिए मुझे लगता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा आपको एडिक्ट इसलिए बना देती हैं क्योंकि बहुत डायनामिक होती हैं। हम्म। हर 2-2 3-3 सेकंड पे कुछ नया हो रहा होता है। आप बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं कुछ वक्त के अंदर। तो मुझे लगता है अगर ऑफलाइन, यानी कि इंटरनेट से बाहर, अपने मोबाइल से बाहर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, एनर्जीज पे फोकस करा जाए जो जो डायनामिक हो, जो आपको एंगेज करके रख सकें, जिनसे आप बोर ना हो। जब मैं छोटा होता था तो मुझे याद है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हमारे रिश्तेदारों के घर जाता था और अगले 10 मिनट में मैं अपनी माँ से बोलने लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा। ओके। क्योंकि क्योंकि मेरे लिए कोई एंगेजमेंट नहीं होती थी वहाँ। या तो मैं कितनी देर तक बातें सुनूं या कितनी देर तक टीवी देखूं। तो अगर हमें कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज मिल जाती हैं कि कुछ ड्रॉ करने का, कुछ ऐसा करने का, कुछ खेलने का, जिससे हमारी एंगेजमेंट बरकरार रहे उधर, तो आई थिंक डी एडिक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से एडिक्शन सिर्फ उसकी इंगेजमेंट पर है कि वो आपको इतना ज्यादा अब अपनी तरफ खींच लेती है कि आपको लगता है कि यार यार आपको पता ही नहीं चलता। अक्सर आपने भी रियलाइज करा होगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा बीत गया, क्योंकि हम इतना इंग्रॉस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसी एक्टिविटीज खोजी जाएं, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वो वोकेशनल एक्टिविटीज हों, हॉबीज हों। मुझे याद है कि जब हम हमारे हमारे टाइम जब हम छोटे थे तो समर वेकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज, हॉबीज निकल हुआ करती थी। वो मुझे लगता है बहुत मिनिमल हो गई हैं, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो मुझे लगता है अगर और एंगेजिंग एक्टिविटीज ऑफलाइन एक्सप्लोर करी जाए, जो जो बच्चों के इंटरेस्ट के आसपास हो, जो हमारे इंटरेस्ट के आसपास हो, तो उन उस सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आप बैलेंस कर सकते हैं। सोचिए कभी कभी जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हमें नहीं ज़रूरत महसूस होती कि हम अपना फ़ोन देखें, ओके। क्योंकि हम इतना एंगेज रहते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है वही वही एक आंसर है, कि हम ऐसे एंगेज्ड एक्टिविटीज खोजें जो कि हमको अब्सॉर्ब रख सकें। मतलब उससे बेटर ऑप्शंस हम बच्चों को दें, करेक्ट। फोन से बेटर ऑप्शंस। जो उनके इंटरेस्ट को बांध के रखें। हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो इतना
ऑलमोस्ट एडिक्शन है, तो जी जो ऑल्टरनेटिव हम प्रोवाइड करें वो उससे बेहतर हो, उससे ताकि बेहतर उसको छोड़ के वो उस ऑल्टरनेटिव्स को पसंद करें। और करेक्ट जैन एक थोड़ा सीरियस और एक थोड़ा संजीदा सा सवाल, मैं अखबार में जब एक बार पहले पढ़ रही थी कि एक 9 साल के बच्चे ने अपनी छोटी बहन 7 साल की लड़की का बलात्कार और उसका मर्डर किया। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा था। और अभी का जो ये कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस है, उसमें भी जी ऐसा आ रहा था। तो पहले भी उस बच्चे के केस में ये था कि वो बच्चा पॉर्न देखने का, मतलब जो हिंसक पॉर्न, नग्न जो चित्र होते हैं उनको देखता था, वो 9 साल का बच्चा। और ये अभी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में भी जो खबरों में आया कि ये व्यक्ति भी ऐसा नग्न चित्र और हिंसा से भरी हुई उस तरह की एक्टिविटीज को देखता था। जी और भी जैसे पढ़ते हैं कि पॉर्न जो नग्न वो है, वो सबसे ज्यादा भारत में डाउनलोड किया जाता है। जी जी तो मतलब एक बड़ा सीरियस और बहुत ही गंभीर और बहुत पेनफुल इंसिडेंट्स दो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि अगर आप कुछ उसके बारे में भी बता पाएं, कैसे हम यूथ को इस चीजों से बचा सकते हैं या सोच सकते हैं। नहीं देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल टेंडेंसी और क्यूरियोसिटी होती है, आप खुद से जानना चाहते हैं, उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि उसके लिए हमारे पास कोई सही रास्ता नहीं है, कोई सही अगर मैं बोलूँ सेक्स एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बहुत आम तौर पे मुहैया नहीं होती हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे परिवारों में इस तरह की नॉलेज नहीं इम्पार्ट की जाती है। हम आज भी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को टैबू की तरह ट्रीट करते हैं कि साहब इस बारे में बात नहीं करना। जैसे हमने बहुत हद तक मेंस्ट्रुएशन को लेकर वो चीज़ तोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है सेक्स और इन चीज़ों को लेकर हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। तो नेचुरली बहुत से बच्चे क्यूरियोसिटी में इंटरनेट की तरफ जाते हैं। हम्म क्यूरियोसिटी उनको अपने समाज के बारे में हो, और ख़ासकर जब वो सेक्स और इन इंसिडेंट्स के बारे में होती है, तब वो इंटरनेट पे जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है या जिस तरह के चित्र वो देखते हैं, वो बहुत ही अगर बहुत ही गलत तरीके से उनको पोर्ट्रे करा जाता है। हम्म अ, और प्रॉब्लम वही होती है कि हम उसको इतना एडिक्टिवली, इतना ऑब्सेसिवली देखते रहते हैं कि वो ना सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली बल्कि आपको फिजिकली भी हार्म करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि खासकर यंग लोगों के इंटरनेट पे एक्सेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दी जानी चाहिए। तमाम दफ़ा हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि फलानी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो सकती, ढिमकानी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन अगेन उनको तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी इंटरनेट पे मुहैया हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि कुछ कुछ तरीके से तो हम लोगों को एक तो कुछ ओपन कॉन्वर्जेशंस समाज में इन जनरल करनी चाहिए, ताकि हमको एक कम उम्र में ये एहसास हो जाए कि जो चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं, जो चीज़ें हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो एक्चुअली हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि उन पे उनका एक्सेस तो हम नहीं रोक सकते। कुछ हिंदुस्तान में बनती है, कुछ हिंदुस्तान से बाहर, कहीं दुनिया भर से हम इस तरह के कंटेंट देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पर इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करें, इसको लेकर थोड़ी सी सेक्स एजुकेशन, इस तरह की बातें करें, तो मे बी इस तरह की चीज़ें हम ना एक्सेस करें। और एक मुझे लगता है कि हम अगर एक ही चीज़ को रेगुलरली बार बार देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा इनहेरेंट साइकोलॉजी बन जाती है, हम भी उसी तरह से सोचने लगते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कम उम्र में खासकर पेरेंट्स को या फिर जो वेल विशर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा निगरानी रखें। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 19-20 साल के बाद आप फिर भी बहुत हद तक सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। लेकिन जो कम उम्र में, बहुत ही इंप्रेशनल उम्र में, मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास बहुत से छोटे बच्चे, 10-11 साल के बच्चे इन चित्रों को एक्सेस करते हैं, इन तरह की वीडियोस को देखते हैं। और वो बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है जहाँ पर आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए फ़ोन्स को लेकर। शायद हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम किसको फ़ोन दें, कब दें, कितना ना दें। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं, अपने माँ-बापों से बेहतर जानते हैं। उनको अपनी चीज़ें छुपाने का, उसको मैनेज करने का बहुत अलग-अलग तरीके पता होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऑनेस्ट हेल्दी कन्वर्सेशन अगर हम उस तरह की सोसाइटी में करते हैं, वो ही एक एक्चुअल चीज़ है जो इसको बदल सकती है। बट रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ हद तक मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हम बहुत बाद में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले का जो ज़्यादातर वक्फा है, मुझे लगता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है। और जैन अब क्योंकि बहुत से युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि उनके सामाजिक जीवन को इम्पैक्ट करते हैं,
तो ये डेटिंग साइट्स जो होती हैं, तो उस पे एक्सेस और डेटिंग साइट्स पे किस तरह की प्रिकॉशंस, मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, वही वो 15 साल से लेके 30 साल की उम्र के, क्योंकि 15 से मान लीजिए 25 साल की भी उम्र हो, तो किस तरह की प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करते हैं जो लोग डेटिंग साइट्स को विजिट करते हैं या उसके बाद उसके ऊपर फर्दर एक्ट अपॉन करते हैं या क्या करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया एक तरीके की ऑल्टरनेट रियलिटी है। जो दुनिया हमारी एक फिजिकल दुनिया है, जहाँ दुकानें हैं, जहाँ पर सड़कें हैं, जहाँ पर रास्ते हैं, हाईवे हैं, लोग हैं, उसी का एक पैरेलल वर्ल्ड, उसी की तरह एक डिजिटल दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। वहाँ भी दुकानें हैं, वहाँ भी सड़कें, वहाँ भी हाईवे, वहाँ भी लोग हैं। तो जो प्रिकॉशन मुझे लगता है कि हम आमतौर पे असल ज़िंदगी में लेते हैं, वही सारी प्रिकॉशंस हमें डिजिटल ज़िंदगी में भी लेनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर आप कोई ऐसी दुकान देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि इस दुकान का नाम कभी नहीं सुना या इस ब्रांड का नाम कभी नहीं सुना, ये कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, हम उन दुकानों से आमतौर पे बचना चाहते हैं। कोई अगर हमसे बोलता है कि आप 5 शर्टें 100 रुपए में खरीद सकते हैं, हमको लगता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। यही चीजें हमें इंटरनेट पर भी देखनी चाहिए। जब हम कोई एक ऐसी वेबसाइट देखते हैं जहां आप बोलते हैं कि साहब इस पे क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट में 500 रुपए आ जाएंगे, आपको वही प्रिकॉशन वहां भी लेनी चाहिए। और अब जब मैं डिजिटल वर्ल्ड की पर्टिकुलरली बात करूं डेटिंग स्पेस में, तो जब आप किसी नए इंसान से मिलने पे जो प्रिकॉशंस आप रियल वर्ल्ड में लेंगे, वही सेम प्रिकॉशंस आपको डिजिटल वर्ल्ड से भी लेनी चाहिए। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आप नहीं जानते वो तस्वीर उसकी है या उसकी तस्वीर नहीं है, जिससे आप बात करें उनका नाम वो है या नहीं है, अगर वो आपको मिलने बुला रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपको किस नियत से मिलने बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो अगर हम अगर किसी स्ट्रेंजर से किसी से पहली दफा मिलते हैं, तो हम शायद उसके साथ कहीं अकेले जाना प्रेफर नहीं करेंगे। हम डरेंगे कि ये इसकी नियत क्या है, ये हमें लूटना चाहता है, हमारे साथ कुछ और करना चाहता है, कुछ गलत काम करना चाहता है। वही सेम प्रिकॉशन मुझे लगता है हमें डिजिटल दुनिया में भी लेना चाहिए कि जब आप किसी से पहली दफा मिले, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। आप उससे जब मिले तो आप एक सेफ एनवायरनमेंट में मुलाकात करें। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि वो डीमोनाइज्ड ही है। बहुत से लोगों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को पाया है। मेरे बहुत से रिश्तेदार ऐसे जिन्होंने वेडिंग की जो एप्स होती हैं, डेटिंग एप्स होती हैं, उनसे कुछ अच्छे रिश्ते भी पाए हैं। लेकिन जो वही मुझे लगता है जो प्रिकॉशंस हम लोग रियल वर्ल्ड में लेते हैं, वही आप डिजिटल वर्ल्ड में लीजिए। जो छलावे असली दुनिया में हो सकते हैं, वही छलावे डिजिटल मीडिया पर और 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। सो अगर आप डेटिंग साइट्स पर हैं, बहुत ही केयरफुल रहें कि आप अपना कितना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप अपनी कितनी बातें बता रहे हैं उनको, और जो भी आप सुन रहे हैं वो कितना सच है, कितना झूठ है। अगर आप किसी से मिलने जाएं तो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में जाएं। कोई जिस भी चीज को आपको लगे कि इस पे शक हो सकता है, उस शक को बहुत ही सीरियसली लें। और जैन जैसे आपने भी जिक्र किया कि आपके खाते में आप 1 रुपया डालो 500 रुपए आ जाएंगे, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत जी ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा आज की तारीख में है। जी तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, मतलब वो किस किस प्रकार के हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है ये एक जो मर्ज है, और क्या सावधानी और कैसे इसको हम बच सकते हैं फाइनेंशियल बिल्कुल। फ्रॉड से? और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है ये कि कई हाँ। दफा बहुत से माहिर जो हैं वो भी फंस जाते हैं। कि मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, कुछ वक्त पहले मेरे घर पर एक मैसेज आया कि आपका इंडिया पोस्ट का पार्सल अनडिलीवर्ड है, तो अपना एड्रेस दोबारा डाल दीजिए। हम्म। और आमतौर पर हमारे घरों में होता है कि हम कुछ ना कुछ, हमारे घर में कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। कभी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या कहीं से कुछ चिट्ठी आ रही होती है, तो हमें वो उम्मीद होती है। और वो इतना रियल वेबसाइट बनी हुई थी कि मैं ऑलमोस्ट उसमें अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालकर स्कैम में फंसने वाला था। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इंटरनेट पर या कुछ कुछ हमारे पास कॉल आते हैं कि आपका लोन ईएमआई पेंडिंग है, लोन की ईएमआई आपको देना है, वरना बैंक आपकी गाड़ी जब्त कर लेगी या आपको हम्म। ये जब्त कर लेगी। हाँ। सो वक्त के साथ साथ स्कैमर्स और इस तरह की चीजें बहुत क्रिएटिव होती चली जा रही हैं। अगर एक स्कैम दुनिया को पता चल जाता है तो दूसरा स्कैम आ जाता है। सो मुझे लगता है वो एवोल्यूशन, वो वक्त के साथ साथ दिमाग को शार्प करते रहना, वही नीड ऑफ द आवर है। और लाइक आई सेड कि जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कोई सड़क चलता आदमी आपको फोन करे, बोले कि मेरे गाड़ी में 25 सोने के बिस्किट रखे हैं, आ जाओ तुमको देता हूं, आप नहीं चले जाएंगे। वैसे ही आपके पास अगर कोई इस तरह का मैसेज आता हो जिसको आपको लगता है कि यार ये
मैंने तो ऐसा नहीं करा या मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, तो उसको बहुत ही केयरफुली देखें, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव तरीके होते हैं, बहुत ही नए-नए अलग-अलग तरीके होते हैं जिससे आपको पकड़ा जा सकता है। सो अगेन मैं उसी बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशंस आप असली ज़िंदगी में अपने जान के साथ, अपने माल के साथ लेते हैं, डिजिटल मीडिया पर भी वही प्रिकॉशंस अपने जान-माल के साथ रखें। एक-एक मैसेज को, एक-एक वेबसाइट को, एक-एक सोशल मीडिया अकाउंट को मॉनिटर करते रहें, बिकॉज़ आपकी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस आप इन जगहों पर डालते हैं, जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जैन जी, अब अगला सवाल मेरा आखिरी सवाल है, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि जैसा हमारा एक पैटर्न रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत सवाल जैन से पूछ सकते हैं। तो मेरी हर बार यही आप सबसे गुजारिश रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि अपने सवाल को आप लिख लीजिए पेन के साथ कागज के ऊपर, ताकि आपको सवाल पूछने में सुविधा रहेगी। आप इस विषय से संबंधित जिस तरह के भी सवाल पूछे तो जैन उसका जवाब देंगे। और जैन, मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी अभी तक कही गई बातों में उसका जिक्र भी हुआ था, कि डिजिटल मीडिया है तो अल्टीमेटली एक अनलिमिटेड टनल ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे कि किस तरह से मैं बखान कर पाऊं कि डिजिटल मीडिया कितना महत्व रखता है। कि एक जमाना होता था कि हमें किताबों के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, और फिर लाइब्रेरी जाने में भी आपके पास लाइब्रेरी का पास होनी चाहिए, आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, और फिर लाइब्रेरी में भी वो किताब उपलब्ध है या नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता था। तो आज आपको कुछ भी करना है तो बस एक क्लिक ऑफ बटन से आपको, और जैसे एल्गोरिथम की आपने बात की, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहती है। तो मतलब बहुत एक ऐसी ऐसी चीज है जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो फिर आप एक थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, मतलब बच्चे 18 साल से कम बच्चे कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करें, युवा जो कि 18 से हम मान लीजिए 40 साल के होते हैं, और 40 से बड़े उम्र के लोग किस तरह से डिजिटल मीडिया का सकारात्मक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, उस पे ऊपर आप थोड़ा सा। देखिए मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक अनलिमिटेड टनल ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। इसी को अगर मैं आप लोगों से साथ एक उदाहरण दूं, कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, मैं बोलता हूं कि आपके पास जितना पैसा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, आप उसे कहाँ खर्च करना चाहेंगे? क्या आप उन पैसों की नशे करना चाहेंगे? क्या आप उन पैसों से अय्याशी करना चाहेंगे? क्या आप उन पैसों से कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहेंगे? क्या आप उन पैसों से कोई नए स्कूल, कॉलेज बनाना चाहेंगे? ये यही चीज़ मुझे लगता है इंटरनेट के साथ भी है, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड पैसा नहीं, लेकिन अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या करना चाहेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो हमारे और आपके ऊपर है। लाइक आई सेड कि उन अनलिमिटेड पैसों से आप या तो नशे या ड्रग्स कर सकते हैं, या फिर उन अनलिमिटेड पैसों से आप एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं, एक कॉलेज बना सकते हैं। तो ये जब भी आपके पास कोई वेल्थ ऑफ रिसोर्स आ जाता है, कि इतना ज़्यादा आपके पास कोई चीज़ आ सकती है, तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत पिछले कुछ सालों में, 5 से या 7 सालों में, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत निकल कर आई हैं। हमने बहुत से पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं जो एक्चुअली लेजिट तरीके हैं, लीगल तरीके हैं। लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाकर पैसा कमा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर, डिजिटल मीडिया से क्लासेस लेकर पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग अपने ओपिनियंस और इन सबसे पैसा कमा रहे हैं। सो इस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को मेरी आप लोगों से राय ये रहेगी कि अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। अपने लिए कुछ इंफॉर्मेशन का सोर्स या अपने लिए कुछ रोजगार का सोर्स खोजें, ना कि उन एक्टिविटीज में या उन चीज़ों पर चले जाएं जो आपको एक दलदल के अंदर घसीट लेगा, जिससे निकलना एक वक्त के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किसी भी एडिक्शन की तरह है कि आप जब जाते हैं तो आपको मज़ा आता है, लेकिन आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप कब उसके अंदर फंस के रह जाते हैं। सो इसी यही एग्जाम्पल मेरा रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हो तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और इसका अच्छा उपयोग करें। लाइक मैम सेड कि शायद आज से 20-25 साल बाद, पहले जब हम लोग चीज़ें करते थे तो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती थी। आज
हम एआई के एरा में रह रहे हैं कि हाँ, आज हम गूगल पे सिंपल लिख सकते हैं कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, और हमें स्प्लिट सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि वो कौन है, उनकी बीवी कौन है, क्या से कहाँ होते हैं। वेरएज ये इन्फॉर्मेशन आमतौर पे खोजने पे हमें कई घंटों लग सकते थे। तो उसका इस्तेमाल करें। समझे इस बात को कि आपके पास आज आप हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि अरे हमारे पास तो किताबें नहीं हैं, हमारे पास तो सुविधा नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है जो कि हमें बहुत ही कम दामों में मुहैया हो रहा है। हम सबके घरों में कहीं ना कहीं इंटरनेट है, और उस इंटरनेट से हम पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी वही इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, आप भी वही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे और आपके एटलीस्ट इंफॉर्मेशन के उस पर हम एक लेवल पर आ जाते हैं, और इसका हमें मुझे लगता है कि हम सबको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सो अभिषेक, ओवर टू यू, आप आगे का प्रोसीड करें। फ्लोर इज थैंक यू मैम। मैं सही पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम एक ग्रुप पिक्चर ले सकें रिकॉर्ड पूरी है। अब ये जो सेशन है ओपन है, आपके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है सेशन रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आई थिंक चैट में भी कुछ लोगों ने कुछ शायद सवाल पूछे होंगे, अगर हम उनको भी ले सके। एक सवाल मेरा है। मैं कंवर वर्मा बोल रहा हूँ। जी कंवर जी। ये आजकल स्पेशली हम जो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों को, इसको मैंने अभी चैट में भी लिखा है जी कि पेरेंट्स जो हैं अपनी आसानी के लिए कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं कुछ है, उनको इन्वॉल्व करके अब वो बच्चे बिना मोबाइल फोन के खाना खाते ही नहीं। तो इसको पेरेंट्स को ही चाहिए वो अपने ऊपर किसी तरह से कंट्रोल करके, जैसे हमारे अभी मैं 60 ईयर्स का हूँ, तो हम लोग अपने टाइम को याद करते हैं तो हमें किस तरह से वो खाना खिलाते थे, या हम अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिलाते थे। शायद वो आजकल बहुत ये चीज मिसिंग हो रही है। जी। तो पेरेंट्स को ये किस तरह से हैंडल करना चाहिए आजकल के बच्चों को? देखिए कंवर जी, मैं पर्सनली मैं खुद पेरेंट नहीं हूं, तो मैं ये तो नहीं राय दे सकता कि पेरेंटिंग कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम कई बार आई थिंक ईज के लिए, क्योंकि आजकल का जो जीवन है, मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूं कि वो मेरे ख्याल से 20-50 साल पहले की जिंदगी से बहुत फर्क था। जब मेरे माँ बाप ने मुझे पाला जब मैं छोटा था, और अब जब मैं अपने बहनों को, अपने कजन्स को, उनके बच्चे पालते देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उस समय जिंदगी बहुत आसान हुआ करती थी, और अब जिंदगी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप समझते हैं कि ये आसान तरीका है कि एटलीस्ट खा लेगा इसी बहाने, हमें 10 मिनट का तो सुकून मिलेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक बहुत ही लास्टिंग डैमेज कर देता है, क्योंकि बच्चे फिर उसके बिना खाना ही नहीं खाते हैं, उसके बिना कोई बात ही नहीं सुनते हैं। और कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि एकदम भूत की तरह या जॉम्बी की तरह एडिक्ट हो जाते हैं स्क्रीन से, उनकी नजरें नहीं हटती हैं। और उसकी वजह मैंने पहले ही बताई कि हर कुछ सेकंड में उसके कलर्स बदलते हैं, हर कुछ सेकंड में उसका विजुअल बदल जाता है, जिससे एक बहुत ही एंगेजिंग चीज बन जाती है कि आप इतना एंगेज उससे हो जाते हो, वो इतना जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब एडिक्ट हो जाते हैं। सो मेरी भी राय यही रहेगी जो आपने बोला बिल्कुल, कि खासकर कम उम्र के बच्चों को तो डिजिटल एक डिटॉक्स ही होना चाहिए, उनको डिजिटल से जितना दूर रखा जाना चाहिए उतना बेहतर है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं सीख रहे डिजिटल के जरिए। अगर हम उनको लैंग्वेज स्किल दिखाना सिखाना चाहते हैं, तो वो ओरली भी सिखाया जा सकता है। कोई ऑडियो प्ले करके भी उनको राइम्स या उनको लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को दूर रखना चाहिए। लेकिन वो पेरेंटिंग कैसे हो इसके बारे में मैं शायद राय नहीं दे पाऊंगा किसी को। नहीं, इसमें हमने बहुत ये कोविड पीरियड में एक्सपीरियंस देखा कि जी ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज्यादा शुरू हुई कि वो छोटे नर्सरी से छोटे बच्चों के लिए भी वो शुरू कर दी गई कि उन बच्चों को भी अब आप लगातार एक स्क्रीन पे बैठा दिया है। और सबसे बड़ा इफेक्ट तो उनके जो माइंड पे होना वो तो होना ही है, लेकिन जी सबसे ज्यादा आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को चश्मे बहुत जल्दी लग चुके हैं। करेक्ट। और ये कम से कम हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि छोटे बच्चों की कम से कम ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ये जी कम से कम अगर करानी भी है तो ऑनलाइन कुछ उनके स्कूल्स में ऐसा कुछ बड़ी स्क्रीन हो कुछ हो, या कम से कम फोन पे तो नहीं होनी चाहिए कि फोन पे आप या छोटे से लैपटॉप पे या आईपैड पे करा दें। और जी बच्चे उसके लिए मतलब कम से कम एक उसकी एज लिमिट जरूर डिसाइड होनी चाहिए कि कम से कम ये 3-4 साल 5 साल के बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, बिकॉज देखिए वहाँ मुझे लगता है कुछ एक डिजिटल डिवाइड भी है कि बहुत से लोगों के पास शायद घरों पे कोई बड़ा मॉनिटर या लैपटॉप स्क्रीन की सुविधा ना हो।
तो हालांकि जब मुझे लगता है जब हम कोविड के दौर से निकल गए हैं तो हमें बिल्कुल ऑनलाइन मीडियम से दूर थोड़ा रहना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर्स, स्क्रीन्स, ये हमारे मॉडर्न जिंदगी की अब ज़रूरत बन गई है। इनके बिना अब जिंदगी ही नहीं है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ट्रैवल हो, ये सब डिजिटाइज हो चुका है। तो हम इनसे दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन वही जो सेशन भी है कि डिजिटल डिसिप्लिन की बात हो कि हम कहाँ पर अपने आप को रोकें, कौन सी चीज़ हमें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं हो। खासकर मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बच्चों के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, उसे तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ अगर इसकी कुछ एज लिमिट जो है कुछ जी जी डिसाइड हो कि और जी हाँ मेरे ख्याल अभी और फर्दर क्वेश्चन नहीं करते इस टॉपिक पे हम। ओके और ओके जी, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन तो पूछ सकता है। आप पूछ भी सकती आई हैं मीना, थिंक क्वेश्चन आपने चैट बॉक्स में लिखा। आई थिंक अंकुश ने एक सवाल लिखा था कि जब भी हम सोशल मीडिया या इंटरनेट से हेल्प या काम करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स या ऐप हमसे परमिशन मांगते हैं, जो हमें ज़रूरत है कि उस ऐप या वेबसाइट के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। बिल्कुल बात सही है कि आपके माइक्रोफोन की, आपके फ़ोन के माइक की, कैमरा की, लोकेशन की, इन सब तरीके की बहुत सी ऐप्स और बहुत से वेबसाइट आपसे परमिशन मांगती हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप सोचिए कि क्या उस ऐप को उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप आपसे एक्सेस मांगता है आपके माइक्रोफोन की या आपके कैमरा की, तो शायद कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ आप उसे अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ब्राउज़र है या कोई ऐसी ऐप है जो आपसे कैमरा की परमिशन मांग रही है, जब कि आपको उसके कैमरा से कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल भी परमिशन ना दें, ये मेरी सजेशन रहेगी। आई थिंक चैट बॉक्स में मीना जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द जी इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन कॉमन मैन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ? देखिए, एआई अभी मुझे लगता है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, कि अभी हम उसकी पूरी हकीकत समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जब आई थिंक आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर आया था। बहुत से लोग डर गए थे कि कंप्यूटर तो इंसानों को ही ख़त्म कर देगा, जॉब्स को ही रिप्लेस कर देगा। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे, कह रहे ये तो आता रहता है, जो चीज़ एक इंसान कर सकता है वो चीज़ कंप्यूटर थोड़ी कर सकती है। लेकिन बाद में हमने देखा कि रियलिटीज़ बहुत बदल गई। सो मुझे लगता है कि एआई को अभी हमें बहुत समझना पड़ेगा। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सी जॉब्स, बहुत से रोजगार की अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनको एआई ने ख़त्म कर दिया है, और आने वाले वक्त में बिल्कुल भी ख़त्म कर देगा। और आगे वो कितना इवॉल्व होता है, कितना स्मार्ट हो जाता है, ये हम सबको भी नहीं पता। मेरी बस एक आपसे सजेशन ये रहेगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले उसको मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, समबडी नोइंग एआई विल रिप्लेस यू। कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, वो इंसान आपकी नौकरी खा जाएगा जो एआई को जानता होगा। सो कहीं ना कहीं जब हम आमतौर पर जिंदगी, जैसे कि हमने बोला कि डिजिटल वर्ल्ड हमारी ज़रूरत है, ये हमारा टाइम पास नहीं है, हमारी ज़रूरत है। सो जितना इसको समझ सकें, जितना इसके अंदर के नए ट्रेंड्स को हम सीख सकें और ये देख सकें कि कैसे वो हमारे काम आ सकता है, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। कई दफ़ा जब मैं राइटिंग का काम करता हूँ तो हमारे पास बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख कर आ जाते हैं, 8-8 9-9 पेज के। और आमतौर पर एक इंसान को कई घंटे लगते हैं उनको पढ़ने में, उनको संक्षेप में कुछ पॉइंटर्स में लिखने पे। एआई ये काम आजकल कुछ सेकंड्स में कर देता है। सो ऐसे टेक्निक्स सीखें जिनसे आपका बेसिक काम आसान हो सके। एंड वही मैं कह रहा हूँ कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, समबडी नोइंग एआई विल रिप्लेस यू। राधा आर्य आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। राधा, आप या तो बता सकती हैं या लिख सकती हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। शाहनवाज का कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आप अनम्यूट करके पूछें। एक्चुअली मैं शाहनवाज हूँ फ्रॉम दिल्ली। जी जैसे शाहनवाज। कि अभी आप, जो एआई वगैरह है वो उन्हीं को रिप्लेस कर सकता है जो एआई को जानते हो, जी उसी के जरिए लोग जाएंगे। और दूसरी तरफ आप कह भी रहे हो कि एआई से हमें उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होना, या हमें इन डिजिटल में उतना एक लिमिटेशन के साथ चलेंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एआई को सीखना है या उसको जानना है तो हमें अभी से उसकी शुरुआत करनी होगी। अगर हम एक कंप्लीटिंग एज के बाद उसको जानने की कोशिश करेंगे तो शायद वो पॉसिबल ना हो। जैसे अभी भी काफी सारे लोग हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, क्यों? उन्होंने उस एज में उनको सीखा नहीं। तो अगर अभी हम सोच ले कि एआई हमारे काम का नहीं है, या एआई
बेकार है, तो हम उस एज तक उसको पहुंच नहीं पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। हम्म। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। मैंने भी शुरुआत में यही बोला कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो आप क्या करेंगे, वही एग्जांपल यहाँ भी मैंने दिया था कि अगर आपके पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल मैंने ये भी बोला कि एआई इवॉल्व हो रहा है, और जितना ज़्यादा आप एआई को और नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको सीख पाए उतना बेहतर है। मैं इसमें एक एग्जाम्पल ये भी देता हूँ कि पहले शायद अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कि पहले रील के कैमराज आते थे, कैमरा के अंदर रील डलती थी, उनकी फोटो उसमें 36 फोटोज होती थी, फिर वो फोटो धुल कर आती थी और आपको एक एल्बम में देखने को मिलती थी। जब डिजिटल फोटोज आई, लोगों ने कहा कि अरे मोबाइल पे फोटो खिंच जाती है, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को लगा कि ये मोबाइल का फोटो हमारे कैमरा से फोटो से अच्छी थोड़ी हो सकती है। लेकिन आज आप देखिए कि वो पूरी इंडस्ट्री वैनिश हो गई। जो लोग लाखों रुपए के स्टूडियोज चलाते थे जहां फोटो छपती थी, वो बिजनेस ही अब बंद हो गया, और उसको बहुत हद तक डिजिटल, बहुत हद तक कंप्लीटली डिजिटल ने और मोबाइल फोटोग्राफी ने रिप्लेस कर दिया। सो ऐसे हमें भी किसी मुकालबे में नहीं रहना है कि नहीं, एआई तो कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां टेक्नोलॉजीज ने पूरी पूरी चीजें खत्म कर दी। आप ज्यादा पीछे नहीं, कुछ वक्त पहले याद कीजिए कि मोबाइल रिचार्ज की दुकानें हुआ करती थी, जहां मोबाइल का रिचार्ज होता था, जहां डीटीएच का, टाटा स्काई का रिचार्ज होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऐसे ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, और हमें जरूरत होती है कि हम उसके साथ साथ खुद को भी इवॉल्व करते रहें। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हेलो सर, मैं राधा आर्या बात कर रही हूँ। जी राधा। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल के बारे में बहुत कुछ बताया, हम्म और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था, हम्म लेकिन बिकॉज ऑफ डिजिटल और कंटेंट वाली जो आपने बात बताई, उसके बिहार से मतलब मैं आपको जानता ही कि क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन थी वो इंटरनेट के अंदर अवेलेबल, और आपके व्यूज बहुत सारे हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। तो इसमें प्लस पॉइंट कहूँगी कि मैं आपके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी हम सब यहाँ कनेक्टेड हैं, और आपके बारे में जानता ही बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो कनेक्टिविटी, इंटरनेट इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीज हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीज आती रहती है, मतलब जैसे नीचे कमेंट करते रहते हैं, क्या वो लीगल होते हैं या फिर? मैं आपकी लास्ट बात नहीं समझ पाया, आपकी आवाज कट गई, अगर आप उसे दोहरा सकते तो। सर जैसे न्यूज चैनल जब चलते रहते हैं उसके नीचे ना लोग कमेंट करते रहते हैं, क्या वो लीगल होते हैं या फिर? क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि कई फालतू के होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं और रीजनल भी होते हैं, क्या वो लीगल होते हैं कि नहीं होते, मतलब या फिर ऐसे ही चलते रहते हैं? इनको कोई यूज होता है या प्रोडक्टिव आउटपुट होता है कि नहीं होता? देखिए यूज तो मैं अगर समझ पाया, आप पूछ रहे हैं कि जो कमेंट्स आते हैं उनका क्या पॉइंट होता है, क्योंकि थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही थी। बहुत से समय इंटरनेट पे बॉट्स जिसे हम कहते हैं वो भी होते हैं कि जो ऑटोमेटेड मैसेजेस भेजते रहते हैं। बाकी जब लोग कमेंट करते हैं तो अब कमेंट्स और कमेंट्स, वही जो मैंने बोला कि जो इसका अच्छी बात है डिजिटल मीडिया की कि आप सब कुछ देख सकते हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी देख सकते हैं। वही उसका डिमेरिट भी कि आप कुछ भी देख सकते हैं, आप अच्छा भी देख सकते हैं, आप बुरा भी देख सकते हैं। और सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि आपके पास पावर है, आप अपनी बात रख सकते हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए। वो बात आपकी कुछ भी हो सकती है। आप चाहें तो आप मुझे मेरी तारीफ भी कर सकती हैं, या आप चाहें तो मुझे धमकी भी दे सकती हैं, आप चाहें तो मुझे गाली भी दे सकती हैं। सो वो, और वही सेल्फ डिसिप्लिन की घूम फिर के बात आ जाती है कि हम कैसे इंश्योर करें कि डिजिटल मीडिया का यूजेज हम अपने एडवांटेज के लिए करें, ना कि अपने डिसएडवांटेज के लिए। थैंक यू सर। आई थिंक वीना जी पूछ रही हैं क्या एआई का ओवर यूज किसी व्यक्ति की लॉजिकल एबिलिटी यानी सोचने समझने की शक्ति को अफेक्ट नहीं करेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा है। इसका भी उदाहरण मैं ये देता हूँ कि बहुत पहले हम लोग को टेलीफोन नंबर्स याद हुआ करते थे, सड़कें याद हुआ करती थी, और आजकल बिकॉज ऑफ एप्स की मैप्स आ गए हैं, फोन बुक पे होती हैं, हमें शायद मुश्किल से 10 लोगों के नंबर भी नहीं याद होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग एबिलिटीज को टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट करा है। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि अब हमें वो चीज़ें, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज अब वो हमें इजीली क्लिक ऑफ अ बटन पे मौजूद है। बट आपकी बात बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं हमारी लॉजिकल एबिलिटी को इन द लॉन्गर रन इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। अगर हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए एआई पे या ऑटोमेशन पर कि जो चीज़ अपने आप हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटीज़ को ये इम्पैक्ट तो करेगा। अगर हम
पूरी जिंदगी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहते तो हम कभी नहीं बता पाते कि 8 5 होता है, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट होते। सो आई थिंक आपकी बात बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और कहीं ना कहीं यू आर राइट कि ये हमारी लॉजिकल एबिलिटी को बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। ममता, आई थिंक ममता ने लिखा है कुछ क्वेश्चन। ममता, आप बता सकती हैं मुझे कोई क्वेश्चन? यस सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि सर जैसा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जी उस हिसाब से हमारे करियर ऑप्शंस भी काफी लाइक पहले मतलब लोगों के करियर ऑप्शंस काफी स्मॉल छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब हर कंटेंट क्रिएटर में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग रील्स बना के आगे बढ़ रहे हैं, लोग मिमिक्री करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया को एज अ करियर ऑप्शन किस तरह देख सकते हैं और इससे कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है सर? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अभी एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत से लोगों ने अपने पूरे पूरे करियर्स बनाए हैं सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, सोशल मीडिया एक मिरर है, एक कनेक्शन है आपका बाकी की दुनिया के साथ। अगर आप उस पर अपना कोई ऐसा टैलेंट है या आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है जो आप दुनिया को दिखा सकती हैं, या आपको लगता है कि दुनिया को उस एबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट होगा, तो नेचुरली लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपने बोला कि डांस की वीडियोस बनाते हैं और उनसे पॉपुलर हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनकी कुकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वो कोई कुकिंग का रिलेटेड चैनल बना लेते हैं और वो उसको लोग देखने लगते हैं। सो तमाम ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज वो भी लिमिटलेस हैं। टीचिंग लोग ऑनलाइन करने लगे हैं, कुकिंग क्लासेस लोग ऑनलाइन लेने लगे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लेने लगे हैं। और तमाम, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मिमिक्री हो, या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। हर एक चीज अलग अलग नीश बन के कर देती है। मैं फॉर एग्जांपल मैं फिल्मों के रिव्यूज करता हूँ, तो मैं जब कोई फिल्म देख कर आता हूँ, मैं उसका रिव्यू डालता हूँ और मैं उससे पैसे कमा पाता हूँ। सो ये बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट वाली भी चीज हो जाती है कि मुझे उन पैसों के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने स्किल सेट, अपने टैलेंट के जरिए अपना काम आगे दुनिया के सामने रखता हूँ और उससे मैं पैसे भी कमा पा रहा हूँ। सो अगर कोई इंसान अपना टैलेंट, अपने स्किल सेट को डिजिटली दुनिया के सामने रख सकता है और उसको प्रॉपर्ली मोनेटाइज कर सकता है, तो एक एक्चुअली अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी है। ओके सर, थैंक यू सर। मतलब हमें क्या और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जब हम करियर ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में? लाइक आजकल कोई इंस्टाग्राम पे वो भी काम करता है, तो उसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए भी अलग लोग होते हैं। तो फिर बिल्कुल मतलब उस केस में हम नहीं, दैट वे देखिए ममता, वो इतना मतलब बड़ा, कैसे इतनी बड़ी, देख जैसे मैंने सकते बोला हैं? कि एक एक दुनिया यहाँ है, एक दुनिया वहाँ है। जैसे इस दुनिया में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते हैं, हाईवे के ऊपर ऐड लगे होते हैं, इंटरनेट पे भी, डिजिटल मीडिया में भी किसी वेबसाइट के ऊपर बड़ा बड़ा ऐड लगा होता है। कोई सोशल मीडिया मैनेज करता है, कोई वो क्रिएटिव बनाता है, कोई वो ग्राफिक्स बनाता है, कोई वो वीडियो बनाता है जो आप देख रही हैं। ये जो ऐप पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ऐप किसी ने बनाई है। तो वो पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटलेस हैं। उसको मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता। बट उसको आप ऐसे समझिए कि जो दुनिया हमारी एग्जिस्ट फिजिकली करती है, उसी का एक मिरर इंटरनेट पर भी एग्जिस्ट करता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग जी। मैं संजय बोल रहा हूँ। जी संजय जी। जैसे कि आज आप देखेंगे डिजिटल मीडिया के अंदर काफी सारी चीजें फेक होती हैं। अब ये भी मान लीजिएगा मैं सोशल मीडिया के थ्रू जाना चाहता हूँ, मैं अपने लिंक भेजता हूँ किसी को, तो मैं अपने आप का दूसरे के पास कैसे विश्वास दे रहा हूँ? हम कहते हैं कि दूसरे पे विश्वास ना करो, कुछ भी फेक हो सकता है। हम्म। तो ऐसे कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि सामने वाला हमारी उस चीज को आ, माने कि विश्वास करे कि ये चीज ठीक हो सकती है? या हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि किसी ने डिफरेंस करना है कि फेक क्या है और ओरिजिनलिटी क्या है? देखिए, दो चीजें यहाँ पर मुझे लगता है। एक तो फेक इंफॉर्मेशन होती है कि जब फेक न्यूज जनरेट हो जाती है कि कहीं अक्सर हम देखें कि कोई भी फोटो उठाकर उसके ऊपर कुछ भी लिखकर एक नकली सी हेडलाइन छापकर आपके सामने पेश कर दी जाती है और हमको लगता है यही सच होता है। दूसरी चीज होता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से लिंक्स ऐसे आते हैं जिनको जो सस्पिशियस लगता है, जिन पे लगता है कि सही नहीं है। इनका सिंपल एक उदाहरण है जिसमें बहुत हल्की सी मेहनत लगती है लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। वो ये है कि उसी इंफॉर्मेशन को एक दफा गूगल पर लिखकर वेरीफाई कर लिया जाए, ये देख लिया जाए कि जिन वेबसाइट्स पर वो लिखा हुआ है क्या उन वेबसाइट्स का कोई क्रेडिबिलिटी है
या नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, जो रियल वर्ल्ड में आप प्रिकॉशन लेते हैं वही आपको यहाँ लेने हैं। कल को अगर कोई आदमी उठकर आपको सड़क पे बोल दे कि भाई आज रात में तो घंघोर बारिश होने वाली है, हम उसे मान तो नहीं लेते, लेकिन वही जब हम किसी अखबार में पढ़ते हैं या कोई वेदर साइंटिस्ट हमें बताता है कि आज रात में बारिश की आशंका है, हम उसे तभी मानते हैं। तो डिजिटल मीडिया पर या इंटरनेट पर ऐसा क्यों होता है कि हमें व्हाट्सएप पे किसी ने कोई मैसेज भेज दिया कि साहब फलानी जगह पर ये हो गया, ढमकानी जगह पर ये हो गया, हम उसे आंख बंद करके मान लेते हैं। हम उसे एक दफ़ा इंटरनेट पर ही क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते? हम एक दफ़ा गूगल पे लिख के क्यों नहीं देख सकते? सो इंटरनेट पे आई हुई इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन इंटरनेट से ही बहुत इजीली किया जा सकता है। अगर कोई एक ऐसी आपके पास वेबसाइट आ जाती है जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सुना है, या और आपको लगता है कि यहाँ से मैं शॉपिंग कर लूँ तो मुझे फलाना जूता 100 रुपये में मिल जाएगा, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि यार ये वेबसाइट हमने कभी नहीं सुनी, ऐसा ऑफर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये कैसे हो सकता है? तो वही मुझे लगता है ये एक सिंपल सा मेथड है कि आप उसी चीज़ को गूगल पे लिख के वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए वो कोई क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है, और आप उससे उस सिंपल तरीके से इन ऑनलाइन फ्रॉड से, इस मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं। Thank you for the information. Thank you. We will take only last one more question. Please ask your question. ये विनीत का भी क्वेश्चन है हेलो सर। चैट बॉक्स में। जैन, जी, मैं ले रहा हूँ विनीत जी का क्वेश्चन, Okay. देन आपका जो बोल रही थी मैं उनका भी क्वेश्चन ले लूंगा। विनीत जी ने लिखा है, वन ऑफ द मेन रीजन इज लोनलीनेस, मे बी सोशल मीडिया फुलफिलिंग दैट टीम, ड्यू टू दिस दे डोंट नो, समटाइम्स दे इग्नोर देयर क्लोज वन सच एज पेरेंट्स, which is usually not good. To avoid this, we could spend our time with our parents, friends rather than social media, but this only can be done when we have self control. It's not easy to immediately cut off the usage, but can be done by reducing time day by day. आई थिंक मोर देन सवाल, एक ऑब्जर्वेशन है विनीत की, और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है विनीत। जैसे कि मैंने फिर से बोला, दोबारा दोहराऊंगा कि आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के बिना रह नहीं सकते आजकल। हमें उसको बस बैलेंस आउट करके चलना है। एक कोई आई थिंक कोई और सवाल पूछा था, वो सवाल लेके देन विल क्लोज इट। हेलो सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ना मैं मनीषा हूँ और 3D मॉडल बनाती हूँ मैं, जी एक्सटीरियर इंटीरियर। तो मैंने ना फ्रीलांसिंग पे अपनी आईडी बनाई थी और ब्लिंकिट पे, तो मुझे मतलब बहुत सारे जनों से रिव्यू मिला कि वो फ्रॉड भी होता है, होता भी है, नहीं भी होता। मतलब मैं काम मिला है मेरे को, मैं सोचूं मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे जने कह रहे कि वो फ्रॉड है, तो काम करके देगी तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मेरे पास काम आया है पर मैं कर नहीं पा रही इस चक्कर से कि ये शायद फ्रॉड तो नहीं होगा मेरे साथ, होगा नहीं होगा। देखिए, इसका तो मैं नहीं बता सकता, फ्रॉड जैन, ये होते भी हैं। मनीषा ने तुमको इंट्रोड्यूस किया था, मैं मनीषा का इंट्रोडक्शन बता दूं। अच्छा, ओ करेक्ट। और मनीषा ने जो हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो लोगो है वो जी, भी मनीषा ने ही डिजाइन किया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मनीषा, मैं तो भाई इतना कह सकता हूँ कि सही भी होता है, गलत भी होता है। सो वो क्या आपके पास जहां से क्या काम आया, आप उसको वेरीफाई करके देख लीजिए। लाइक आई सेड कि सर, इंटरनेट पे ही वेरीफाई कीजिए, जो कंपनी है जहां से आपको काम आया है वो कंपनी लेजिट है। सर बाहर की कंपनी है, बाहर की हाँ, कंपनी। पर उसका गूगल पर आपको उसका सब कुछ मिल जाएगा। हाँ अगर जी। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कंपनी कब से है, कुछ एक्चुअल काम करती है नहीं करती है, सही कंपनी है नहीं कंपनी है, और उसके बाद आप फिर उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप वो चांस लेना है या नहीं लेना है। मैं उसके बारे में तो वो तो बहुत ही केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे अब। सो अब मैं प्रेजेंट की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा, अगर मेरा कोई मैसेज हो या कोई हाँ, अनाउंसमेंट। थैंक यू अभिषेक। और जैन, बहुत ही इम्प्रेसिव तुम्हारा ये बातचीत रही, और नुकसान तुम्हारे लिए है कि तुम्हें हम फिर से परेशान करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसी बातें हैं कि जिनको आप पहली बार में शायद उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता, जी जी मतलब जी। बार बार उनको करते सुनते हैं तो शायद उसका असर और बेहतर तरीके से होता है। तो दो बातें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एक तो हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, तो उसके आज 10 बच्चे हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं। विनय सिंह, विनय तिवारी, विनीत मिश्रा, अंकुश, अर्पित, दीपशिखा, ज्योति, लितेश, राहुल और राखी। तो इन सब बच्चों आज पहली बार ये सक्षम रोजगार सोसाइटी के किसी प्रोग्राम से जुड़े। और दूसरी बात, अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो जॉब क्रिएशन पर है कि इस पूरी मार्केट में किस तरह की नौकरियां उपलब्ध हैं। मतलब हम जब बच्चों से बात करते हैं और रोजगार की जैसे हमारी बात होती है, तो सबको दो ही चीजें सजेस्ट करते हैं कि आईएएस बनना चाहते हैं और दूसरा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं।
तो जॉब मार्केट में किस तरह की नौकरियां उपलब्ध हैं और किस तरह की नौकरियां लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ेंगे निश्चय बुद्धि राजा, जो कि IIT है रुड़की, रुड़की IIT से ग्रेजुएट है, और उसके बाद IIM कोलकाता से उनकी MBA की डिग्री है, और खुद वो अमेजोन में काम करते हैं। तो वो एक इस तरह से बच्चों के लिए क्या क्या नौकरियां उपलब्ध हैं उसके ऊपर हमारी जानकारी देंगे अगले शनिवार, जो नेक्स्ट कमिंग सैटरडे। यस, ओवर टू अभिषेक। अभिषेक, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा शहनवाज को फॉर थैंक्स के लिए। शहनवाज, over to you. Okay, so good evening, everyone. I am Shahnawaz, and I would like to take a moment to express my heartfelt and gratitude on behalf of Saksham Rozgar Society. First, I want to recognize our sir Abhishek sir for his exceptional efforts in organizing the class. I also want to thank to Zain sir for leading the outstanding session that was both insightful and engaging as well. At the end, wonderful thanks goes to Jyotika Karla ma'am, who is the president of Saksham Rozgar Society, and I appreciate all those students as well who has taken the class and made all the class very engaging while asking the question and put their issues. So thank you everyone. Good night. थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, हम एंड आई एक प्रेयर के लिए होप। रुकेंगे। मैं बोलिए इस बोलिए प्रेयर को स्क्रीन पे प्ले करूंगा, उसके बाद आप सेशन को लीड कर सकते हैं।